दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो शायद इंटरनेट की सबसे फेमस हॉरर मिस्ट्रीज़ में से एक है। यह स्टोरी एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने रेडिट पर शेयर की थी, जिसने अपनी जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जंगलों के अंदर जो साइंस या लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिसिंग लोग, अजीब क्रीचर्स और सबसे वियर्ड जंगल के बीच बनी हुई सीढ़ियाँ, स्टेयर्स। मिसिंग लोगों को ढूंढने का मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर तो लोग बस रास्ते से भटक जाते हैं या किसी छोटी क्लिफ से फिसल जाते हैं और वापस रास्ता नहीं ढूंढ पाते। मेजॉरिटी लोगों ने वो पुरानी स्टे वेयर यू आर वाली बात सुनी होती है, तो वो ज़्यादातर दूर नहीं जाते। लेकिन मेरे पास दो ऐसे केसेस आए जहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों केसेस मुझे काफ़ी बॉदर करते हैं और मैं उन्हें मोटिवेशन की तरह यूज़ करता हूँ। पहला केस एक छोटे लड़के का था जो अपने पेरेंट्स के साथ बेरी पिकिंग करने गया था। वो और उसकी बहन साथ में थे और दोनों लगभग एक ही टाइम पे गायब हो गए। उनके पेरेंट्स की नज़र बस कुछ सेकंड्स के लिए हटी थी और उतनी ही देर में वो दोनों बच्चे गायब हो गए। जब पेरेंट्स उन्हें नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने हमें कॉल किया और हम वहाँ सर्च के लिए पहुँचे। हमें वो लड़की तो काफ़ी जल्दी मिल गई और जब हमने पूछा कि उसका भाई कहाँ है, तो उसने बताया कि उसे द बेयर मैन लेके गया है। उसने कहा कि उस आदमी ने उसे बेरी दी और चुप रहने को कहा क्योंकि वो उसके भाई के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था। आखिरी बार जब उसने अपने भाई को देखा तो वो बेयर मैन के कंधों पे था और बिल्कुल काम लग रहा था। ऑफ कोर्स हमारा पहला थॉट अबडक्शन था, लेकिन हमें उस एरिया में किसी और इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो छोटी बच्ची इस बात पे अड़ी हुई थी कि वो नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि वो लंबा और बालों से ढका हुआ था, बिल्कुल एक बेयर की तरह, भालू की तरह, और उसका फेस काफ़ी वियर्ड था। हमने हफ्तों तक उस एरिया को सर्च किया और मेरे करियर की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉल थी, पर हमें उस बच्चे का एक सिंगल ट्रेस भी नहीं मिला। दूसरा केस एक यंग वुमन का था जो अपनी मॉम और ग्रैंडपा के साथ हाइकिंग पे गई थी। उसकी मॉम के हिसाब से उनकी बेटी फॉरेस्ट का एक बेटर व्यू लेने के लिए एक पेड़ पे चढ़ी थी, पर वो कभी नीचे वापस नहीं आई। उन्होंने घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया और उसका नाम भी पुकारा और फिर फाइनली हेल्प के लिए कॉल किया। फिर जब हम वहाँ पहुँचे, हमने सर्च चालू किया, पर उस लड़की का कोई निशान नहीं मिला। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो आखिर कहाँ गई होगी, क्योंकि ना तो उसकी माँ ने और ना ही ग्रैंडपा ने उसे नीचे आते हुए देखा। एक पर्टिकुलर सैड केस था जिसमें हमें एक बॉडी रिकवर करनी पड़ी। एक 9 साल की लड़की एम्बार्कमेंट से गिर गई और नीचे बेस में एक डेड ट्री के ऊपर इम्पेल हो गई। वो एक कंप्लीट फ्रीक एक्सीडेंट था, पर मैं उसकी माँ की आवाज़ कभी नहीं भूल सकता। जब हमने उन्हें बताया कि क्या हुआ था, उन्होंने बॉडी बैग को एम्बुलेंस में लोड होते हुए देखा और उस वक्त उन्होंने जो चीख निकाली वो मोस्ट हॉन्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग थी जो मैंने आज तक सुनी है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो और उनका एक हिस्सा उनकी बेटी के साथ ही मर गया हो। मुझे एक दूसरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर से पता चला कि इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो अपनी बेटी का लॉस सह नहीं पाई। मुझे एक दूसरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के साथ टीम अप किया गया क्योंकि हमें उस एरिया में बेयर्स होने की रिपोर्ट मिली थी। हम एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जो अपनी क्लाइंबिंग ट्रिप से वक्त पे वापस नहीं आया था। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सीरियस क्लाइंबिंग करनी पड़ी, जहाँ हमें लगा कि वो हो सकता था। फाइनली वो हमें एक छोटी सी गुफा में फंसा मिला और उसकी टांग टूटी हुई थी।
सीन बिल्कुल ही प्लेजेंट नहीं था। वो ऑलमोस्ट वहाँ 2 दिन से था और उसका लेग क्लियरली इन्फेक्ट हो चुका था। हमने जैसे तैसे उसे चॉपर में शिफ्ट किया। बाद में मैंने एक ईएमटी से सुना कि वो बंदा बिल्कुल इनकंसोलेबल था, मतलब चुप ही नहीं हो रहा था। वो बस यही बोले जा रहा था कि वो सब सही कर रहा था, लेकिन जब वो टॉप पे पहुंचा तो वहाँ पहले से एक आदमी था। उसने बताया कि उस आदमी के पास कोई क्लाइंबिंग इक्विपमेंट नहीं थे, उसने बस एक पार्का और स्की पैंट्स पहने हुए था। जब वो उस आदमी के पास गया, वो आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका कोई फेस नहीं था, बस ब्लैंक था। ये देख के वो पूरी तरह फ्रीक आउट हो गया और जल्दी जल्दी माउंटेन से उतरने की कोशिश करने लगा, जिसके चक्कर में वो गिर गया। उसने बताया कि उसे रात भर उस आदमी की आवाज़ें आ रही थी। वो नीचे आ रहा था और अजीब सी हॉरिबल मफल्ड स्क्रीम निकाल रहा था। सच बोलूँ तो इस स्टोरी ने मुझे हिला के रख दिया। मैं ग्लैड हूँ कि मैं वहाँ वो सब सुनने के लिए नहीं था। मेरे साथ आज तक जो सबसे स्कैरियस्ट चीज़ें हुई हैं, उनमें से एक तब हुई थी जब हम एक यंग वुमेन को सर्च कर रहे थे जो अपनी हाइकिंग ग्रुप से सेपरेट हो गई थी। हम लेट नाइट तक बाहर थे क्योंकि डॉग्स ने उसकी सेंट पिक कर ली थी। जब हमने उसे ढूंढ लिया, वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके शूज़ और पैक गायब थे और वो क्लियरली शॉक में थी। उसे कोई इंजरीज नहीं आई थी और हम उसे अपने साथ बेस तक वापस चलने के लिए मना पाए। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी और हमसे पूछ रही थी कि वो बिग मैन विद ब्लैक आइज़ हमें फॉलो क्यों कर रहा है। हमें वहाँ कोई नहीं दिखा तो हमने सोचा कि ये शॉक का कोई वेट सिम्टम होगा, तो हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बेस के क्लोज पहुँचे, वो वुमन उतनी ही एजिटेटेड होती गई। वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मैं उस आदमी को बोलूं कि वो उसकी तरफ मुंह बनाना बंद करे। एक पॉइंट में वो रुक गई, पीछे घूमी और फॉरेस्ट की तरफ देख के चिल्लाने लगी कि वो उसे अकेला छोड़ दे। उसने कहा कि वो उसके साथ नहीं जाएगी और वो हमें भी उसके हवाले नहीं करेगी। फाइनली हमने उसे आगे चलने के लिए मना लिया, लेकिन तभी हमें चारों तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो ऑलमोस्ट खांसने जैसी आवाज़ें थी और ज़्यादा रिदमिक और डीप, ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे और कैसे डिस्क्राइब करूं। जब हम बेस के बिल्कुल पास थे, वो औरत मेरी तरफ घूमी और उसकी आंखें इतनी वाइड थी जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान खोल सकता है। उसने मेरे शोल्डर टच किया और बोली, वो कह रहा है कि तेज़ चलो, उसे तुम्हारी नेक पे वो स्कार देखना पसंद नहीं आ रहा। मेरी नेक की बेस पे सच में एक बहुत छोटा सा स्कार है, पर वो ज़्यादातर मेरे कॉलर के नीचे छुपा रहता है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि उस औरत ने वो कैसे देखा। जैसे ही उसने ये बोला, मुझे वही वेट खांसने की आवाज़ बिल्कुल अपने कान के पास सुनाई दी और मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। मैं उसे जल्दी जल्दी बेस की तरफ ले गया, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं फ्रीड आउट नहीं हूँ। पर सच बोलूँ तो मैं बहुत खुश था जब हम उस रात वो एरिया छोड़ के निकले। तुम चाहो तो दूसरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर से इसके बारे में पूछने की ट्राई कर सकते हो, पर अगर उन्हें पता भी होगा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो तो भी वो शायद ही कुछ बताएंगे। हमारे सुपीरियर ने हमें इस बारे में बात करने से मना किया है और अब तो हम सबको इसकी आदत हो गई है कि ये वियर्ड भी नहीं लगता। ऑलमोस्ट हर केस में जब हम विल्डरनेस में काफ़ी अंदर होते हैं, मतलब मैं 30 या 40 माइल्स अंदर की बात कर रहा हूँ, किसी ना किसी पॉइंट पे हमें जंगल के बीचों बीच एक स्टेयरकेस मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने अपने घर की स्टेयर्स ली हो, उन्हें काट के निकाला हो और लाके फॉरेस्ट में रख दिया हो। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो मैंने पूछा भी था
पर दूसरे ऑफिस ने बस इतना कहा कि इस बारे में चिंता मत करो, ये नॉर्मल है। मैंने जिससे भी पूछा सब ने सेम चीज़ बोली। मैं जाके उन्हें चेक करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली बोला गया कि मुझे उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। अब तो मैं उन्हें बस इग्नोर कर देता हूँ जब भी वो दिखती हैं, क्योंकि ये इतना फ्रिक्वेंटली होता है। मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं कल उनमें से कुछ और सुनाऊंगा। अगर किसी के पास उन स्टेयर्स के बारे में कोई थ्योरीज है, या अगर आपने भी उन्हें कभी देखा है, तो प्लीज़ मुझे बताना। लेट मी नो। If you like the video, please share, like and subscribe. That means a lot. And see you next time.